हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो नाम जिस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वेक्टर एंड स्केलर का एक लास्ट सेक्शन है। तो लास्ट कोई भी आप चैप्टर का लास्ट स्टडी करते हैं तो लगभग चैप्टर के स्टार्टिंग टू एंड सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस स्केलर एंड वेक्टर में लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, और उसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उस पर चर्चा होगा। उससे पहले हम लोग एडिशन पढ़ चुके, सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके, रेजोल्यूशन पढ़ चुके, यूनिट वेक्टर पढ़ चुके। ये लास्ट जोन है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो वेक्टर का लास्ट सेक्शन है, वेक्टर का लास्ट टॉपिक है, इसका यूज फिज़िक्स में और भी आगे होता है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, 12th का सेक्शन है और कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर प्रोडक्ट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको आता है। ठीक है ना, तो इसी वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ भी। ठीक है ना, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये नाम हम लिख चुके हैं और यहाँ पर आपको ये जानना है कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट की बात होती है तो वेक्टर में जैसे ही प्रोडक्ट आ जाए तो ये दो तरह में डिवाइड हो जाता है। एक आप जिसको आप कहते हैं कि डॉट है, और एक और है जिसको आप क्रॉस कहते हैं, है ना। प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं, जैसे 2 × 3 करना है तो आप इस तरह से लिखते हैं, तो ये अलजेब्रिक क्वांटिटी है और ये आप समझ सकते हैं कि सिंपल अलजेब्रा से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ वेक्टर का प्रोडक्ट है, जैसे आप समझ लें यहाँ कि अगर वेक्टर कोई ए है और यहाँ एक वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो इसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आप प्लस दें, नहीं तो ये एडिशन हो जाता है, इसको आप एडिशन नाम देते हैं। अगर आप माइनस दे देते हैं तब इसको आप सब्सट्रैक्शन नाम देते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। अगर इसको हम ए और बी के बीच, ठीक है ना, अगर डॉट दे देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हो गया लेकिन डॉट से हुआ इसलिए डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इसके बीच अगर आप क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब इसको आप बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बात को समझे कि नहीं, ये टेक्निक हो गया। अब रहा इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारा डिबेट जो है बिल्कुल इस पर है, और इसी क्रॉस प्रोडक्ट को आप जो है आप कहते हैं कि यही क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है ना। इसको आप नाम दे रहे हैं कौन प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। अब जब नाम दे दिए वेक्टर प्रोडक्ट तो आप भी समझ सकते हैं कि वेक्टर जैसे कहे, डॉट प्रोडक्ट का जैसे आप नाम देते हैं तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। आप इसको जब स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं ना तो एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि स्केलर कहे तो जस्ट केवल डिस्कस होगा मैग्नीट्यूड के अबाउट, लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कह दिए तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ डिस्कशन जो होगा ना बंधु, वो इसके मैग्नीट्यूड पर होगा, ठीक है ना। वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड है कि नहीं, और डायरेक्शन भी है। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए उस पर डिस्कशन केवल मैग्नीट्यूड पर होता है ना, डायरेक्शन पर नहीं होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड पर, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर? डायरेक्शन पर भी। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, और यही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट, केवल मैग्नीट्यूड दोस्त निकालना रहे तो स्केलर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो जस्ट आप समझ सकते हैं
कि ये बिल्कुल अलजबरा की तरह ही काम हो रहा है, बस अंतर इतना है कि अलजबरा में आप सिंपली उसको आप मल्टीप्लाई करते थे, है ना, और उसको बचपन से पढ़ते थे, लेकिन ये अंडर सर्टेन प्रॉपर्टी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सर्टेन प्रॉपर्टी आप इसको, ठीक है, डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसलिए ये बात होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक बात हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर अब हम लोगों को सोचना है, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। आप किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं? दो वेक्टर क्वांटिटी का, दो फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर के प्रॉपर्टी में है, वेक्टर के रेंज में है, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है? क्रॉस से। और क्रॉस क्या बताता है कि हम मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। तो आप भी समझ सकते हैं कि आपको मैग्नीट्यूड पर भी डिस्कस करना होगा और डायरेक्शन पर भी। इसलिए अब पहले हम मैग्नीट्यूड वाला पहलू देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वाला पहलू क्या कहता है ना, और उसके बाद फिर डायरेक्शन पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन ही मायने रखता है। ठीक है ना। अब आइए मैग्नीट्यूड पर। मान लेते हैं यहाँ कि एक वेक्टर ए है यहाँ पर, और ये वेक्टर वी है, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ एंगल कितना हो गया? थीटा, है ना। इसी तरह देगा, चाहे आपको जोड़ना रहे तब भी दो वेक्टर होगा, ठीक है, उसके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। आप नहीं भी एंगल रख सकते हैं, जीरो भी एंगल रखते हैं तो जीरो भी एक एंगल ही है, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, थीटा एंगल पर है, ठीक है। थीटा का वैल्यू आप 0 to 180 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वेक्टर है, अब चाहते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। लेकिन साथ में ये चाहते हैं कि हम केवल मैग्नीट्यूड निकालें, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर में पहले से बताया हुआ है कि आप मॉडुलस लगा दीजिए, ठीक है दोस्त। तब मॉडुलस लगा दिए भाई, तब इसको हम लोग डिफाइंड किए, इसलिए यहाँ वी डिफाइंड लगा दीजिए, तो हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। वी डिफाइन, मॉडुलस लगाने के बाद आप लिखिएगा इसको मोड ए, मोड बी और साइन थीटा। देखिए ये केवल मैग्नीट्यूड है और ये एंगल तय करेगा, चूँकि इसका वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपको भी पता है। लेकिन ये वैल्यू थीटा का एंगल जो है, आप भी समझ सकते हैं कि थीटा 180 से 0 to 180 होता है, ये पता है आपको। तो 0 to 180 में, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का कोई भी वैल्यू ले लें तो पॉजिटिव ही होगा। तो दैट मीन्स इसका वैल्यू अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना, अगर इस फॉर्मूला के तहत क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी रहे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा आप समझ पा रहे हैं। अभी आप ये समझते हैं कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू पॉजिटिव है और दो वेक्टर के बीच का एंगल आप समझ सकते हैं 0 to 180 ही होता है, और उस रेंज में साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए ये हम लिख रहे हैं कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब रहा कि इसको डेफिनेशन के तौर पर आप किस प्रकार से बोलेंगे, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उस, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, टू वेक्टर क्वांटिटी इज द वेक्टर, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग कहेंगे कि द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट is defined as a vector whose magnitude becomes equal to magnitude of product of these two vector and the sine of an angle between them। तो इस बात को यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप क्या कहिएगा? तो देखिए यहाँ हम कह चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है
ठीक है ना, वो डिफाइंड है, क्या है बाबू, वेक्टर है। उस मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एन एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। तो यहाँ हम बहुत बढ़िया से क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़े और केवल मैग्नीट्यूड वाला सेक्शन को पढ़े कि क्रॉस प्रोडक्ट के या वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो ये सिंगल तरीका है, ये उसका डेफिनेशन है। अब हमारा जो डिबेट है वो डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब पढ़ लेंगे तो दोनों को एक साथ हम लोग कर लेंगे, तो वहाँ पर वेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग डायरेक्शन पर थोड़ा बहुत बहस करते हैं। तो वेक्टर में आपका डिस्कशन हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका दो पार्टीशन आप कर सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड वाला, दूसरा डायरेक्शन वाला। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी आपके सामने यहाँ है, डायरेक्शन पर अभी हमारा डिबेट चल रहा है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन पर थोड़ा, मैग्नीट्यूड कंप्लीट है, अभी हम लोग डायरेक्शन पर डिस्कशन कर रहे हैं। डायरेक्शन पेचीदा नहीं हो, क्लियर कट हो, इसलिए थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं ना, स्टोरी का फ्लैशबैक, ठीक है। यहाँ लिख दिए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन थर्ड डायमेंशन। अगर किसी वेक्टर को थर्ड डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हम ये कह दिए कि अगर आपका वेक्टर किसी प्लेन में है, जिसको आप प्लेनर वेक्टर कहते हैं, है ना, तो प्लेन तो आप समझ सकते हैं ना दोस्त, एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ एक प्लेन बना नहीं। अब इस प्लेन में कोई वेक्टर, जैसे बोर्ड आप ले लें तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बोर्ड का वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बोर्ड एक प्लेन हो गया। अभी ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आप भी समझ सकते हैं। वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वेक्टर आपका ये है ना, ये वेक्टर आपका ये है, ठीक है ना, बात समझे। आपको और भी दिखाना है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कह दे सकते हैं कि ये वेक्टर आपका एक और वेक्टर है सी है। बी को तो आप देख ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये वेक्टर बी है। अभी ये जितना भी वेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब एक प्लेन में है ना। और प्लेन में वेक्टर हो तो ऐसे ही दिखाते हैं दोस्त, उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि अगर हमारा वेक्टर प्लेन में नहीं हो, स्पेस में हो, जैसे अभी कह रहे थे कि प्लेन में वेक्टर है, ऐसे है तो वेक्टर ए हो गया, ऐसे है वेक्टर ए हो गया, ऐसे है वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया, बहुत सारा लॉट नंबर ऑफ वेक्टर लाइज इन द प्लेन। तो बहुत सारा वेक्टर है प्लेन में हो सकता है, लेकिन वेक्टर ऐसे हो गया तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब यहाँ हम लोग जेड एक्सिस दिखाते हैं। हम ये यहाँ कह दिए कि ये आपका जेड एक्सिस हो गया, समझ गए। अब इसके अलोंग अगर कोई वेक्टर है, अब दूसरी चीज़, जेड को एक्चुअल में जो है ना ऐसे दिखाना मजबूरी है तो जेड ऐसे, लेकिन दिखा रहे हैं ऐसे। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ऐसे इसको दिखा पाने के लिए हम लोग इस फिगर में या इस बोर्ड में संभव नहीं है, तो जस्ट इमेजिनेशन की इसका प्रोजेक्शन हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जेड एक्सिस हो गया। आप ऐसा कभी नहीं समझेंगे, एक्स वाई जेड तीनों जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड आपका ऐसे हो गया, अगर ये एक्स है ये वाई है तो जेड ऐसे हो गया। तीनों 90 डिग्री एंगल पर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, ठीक है ना। तो अभी का सिचुएशन जो है वो ऐसे है, ऐसे है। अब मान लीजिए एक वेक्टर है ऐसे है, या यहाँ पर है एक वेक्टर है ऐसे है, तो आप समझ सकते हैं ना कि जब वेक्टर आपका ऐसे होगा तो मतलब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, जब वेक्टर ऐसे होगा तो वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। तो हम लोग इसको जब 3D में दिखाते हैं दोस्त,
तो सीधा उपाय क्या करते हैं, तो हम कह देते हैं कि आप इसको, अगर मान लीजिए हम कह दिए कि एक वेक्टर इधर है, इस वेक्टर को हम डी नाम दे दिए, एक वेक्टर ऐसे है, इस वेक्टर को हम ई नाम दे दिए, है ना। तो अब ये जो दिखाना रहे डी और ई को, ए बी सी तो वैसे ही दिखेगा, लेकिन डी और ई को दिखाना रहे तो उसके लिए एक अलग तरीका से हम लोग उसको विचार करते हैं। जैसे कहिएगा किस प्रकार से, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी और ई को दिखाना हो तो हम लोग एक थर्ड डायमेंशन यहाँ क्रिएट करते हैं और एक अलग तरीका से करते हैं। जैसे हम एक्स यहाँ ले लिए, ये वाई ले लिए, जो जेड था ना, ठीक है ना, अब वो जेड को हम लोग डॉट मान लेते हैं, ऐसे डॉट, वहाँ जेड दिखाते ही नहीं, इसी को जेड कह देते हैं। अब आप प्रश्न जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप जेड क्यों मान लिए, है ना। तो यहाँ इसको हटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जेड क्यों मान लिए। तो इसको डॉट मानने के पीछे रीज़न क्या था वो बताते हैं। जैसे आप मान लिए बुआ कि एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है ना। अगर इस वेक्टर की बात करें तो आप भी समझ सकते हैं कि इस वेक्टर में ये जो एरो है, एरो ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एरो का दो पोर्शन है, एक टेल वाला पोर्शन है और एक हेड वाला। आप एरो को ध्यान से देखिए, बहुत सारा एपिसोड देखे होंगे रिलीजियस, रामायण महाभारत, उसमें भगवान राम तीर छोड़ रहे हैं, नहीं महाभारत में अर्जुन महाराज तीर वगैरह छोड़ रहे हैं। तो जो आप देखे हैं तो वो तीर का जो नोक होता है ना, उसको हम लोग टिप कहते हैं। और जब वो आपके तरफ आता है तो तीर का काम ही है, एरो का काम ही है, जब वो किसी प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमेशा उसका हेड होगा। और वो इस प्रकार से टिप, इसी को कहते हैं टिप, ठीक है ना, ये टिप हो गया। और ये जो है इस पीछे से देखिएगा तो ये क्रॉस जैसा लगता है, क्रॉस, बात समझे। तो जो टिप होता है ना, जहाँ टिप आपको दिख गया तो समझना है कि वो वेक्टर आपके तरफ आ रहा है। जहाँ क्रॉस दिख गया, जैसे ट्रेन आप देख लीजिए, तो ट्रेन में जो लास्ट सबसे बोगी होता है, लास्ट डब्बा जो होता है, उस पर आप देखिएगा तो एक बड़ा सा क्रॉस लगा रहता है और रेडियम लगा रहता है, ताकि आप समझ लें कि ट्रेन अगर आपसे दूर जा रहा हो, अवे फ्रॉम हिज लोकेशन, तो वो आपको एरो दिख रहा है तो वो इंडिकेशन है कि आपसे वो दूर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का ये भी है, समझ गए बात को। अब जो टिप है, यहाँ हम थोड़ा सा इस बात को लिख रहे हैं, टिप ऑफ एरो, टिप ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर कमिंग आउट ऑफ प्लेन, कमिंग आउट ऑफ प्लेन। एक वेक्टर जो आप प्लेन से किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, कमिंग आउट ऑफ प्लेन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर, ठीक है ना। जबकि क्रॉस का मतलब हुआ क्रॉस ऑफ एरो, क्रॉस ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स, क्रॉस ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर गोइंग इनटू द प्लेन, गोइंग इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ कहिएगा ई को कैसे दिखाएंगे महाशय, हम कहेंगे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये देखिए प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये क्रॉस दिखा के ऐसे लिख दीजिए, आप ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, बात सेम है। ये है जेड एक्सिस के अलोंग है, आप डॉट कर दीजिए, नहीं ये जेड एक्सिस के अलोंग रहे तो डॉट, निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग रहे तो क्रॉस।
तो हम कहेंगे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन में आपको नहीं फंसना है। सीधा मतलब देखिए, अगर आपको मिलेगा इस तरह का सिचुएशन तो आप यही कहिएगा कि अगर डॉट डॉट मिल गया, ऐसा डॉट डॉट मिल गया सभी जगह, है ना, ऐसे, तो आप यही समझ लीजिएगा कि डॉट डॉट जहाँ मिला ना दोस्त, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर का समूह है, जो कि अब यही मैग्नेटिक फील्ड में जाइएगा ना तो ऐसे दे देगा, ये कहेगा बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे डॉट है। मतलब ये है कि ये फील्ड किधर जा रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और क्रॉस क्रॉस लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझना दोस्त कि ये भी एक वेक्टर है जो बोर्ड के प्लेन के किधर है, अंदर की तरफ। ये सिचुएशन बना, तो बोर्ड के प्लेन के ऊपर आ रहा होगा तो डॉट दिखा देना, बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा होगा तो क्रॉस दिखा देना। यही आप काम करना, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बोर्ड के प्लेन, कॉपी के प्लेन, कॉपी से ऊपर जा रहा हो तो डॉट दिखा देना है, कॉपी के अंदर जा रहा हो तो क्रॉस दिखा देना है, ठीक है ना। तो यही टेक्निक है 3D में, 3D में इसी तरह के वेक्टर को दिखाते हैं। अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन पर, कि क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को आप किस प्रकार से देखेंगे, है ना। मेन तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखना है, मैग्नीट्यूड दे चुके हैं, ये रिप्रेजेंटेशन 3D में हम आपको बता दिए, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्शन पर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्शन वाला पहलू, ठीक है ना। पहले मैग्नीट्यूड बता दिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3rd डायमेंशन बता दिए। अभी हमारा बहस जो है वो डायरेक्शन पर है ना। जैसे आप थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए, जैसे आप अभी क्या किए, अभी क्या है कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी में मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना बाबू, अगर ऐसा हो तो मैग्नीट्यूड के तौर पर बी और क्या साइन थीटा आता है। और हम इस पर बताए थे कि ये केवल मैग्नीट्यूड का डिस्कशन है, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि केवल मैग्नीट्यूड हो, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। अब ये फाइनली हम लोग जो लिखने जा रहे हैं वो ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ कहा जाए कि ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, तो आप लिखिएगा वी डिफाइन ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी और क्या बाबू साइन थीटा, और यहाँ एक टर्म जोड़ते हैं जिसको एन कैप कहते हैं, ठीक है ना। और यही एन कैप कहलाता है। इस एन कैप का नाम जो है बड़ा सिंपल है, एन फॉर नॉर्मल हो गया, है ना। कहते हैं इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और नॉर्मल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जिस प्लेन में वेक्टर है उससे वो 90 डिग्री एंगल बनाए, तभी ना आप उसको नॉर्मल कहेंगे। अब यहाँ थोड़ा आप ये समझिए कि यहाँ दो वेक्टर आपके पास है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए है, बी है। हम उसी को थोड़ा सा हाथ में लेकर पेन के माध्यम से बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है दोस्त, तो इसके नॉर्मल कौन वेक्टर होंगे, इधर नहीं, दोनों पर नॉर्मल, एक इधर हो जाएगा और एक ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई नॉर्मल तो आप बोल दिए, लेकिन नॉर्मल का तो दो विकल्प हो गया, नहीं, देयर आर टू अल्टरनेटिव नहीं ऑफ नॉर्मल्स। तो नॉर्मल का जब दो विकल्प हो गया, दो ऑप्शन हो गए, तो ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो इसको डिसाइड करने वाला बहुत सारा रूल बनाया गया, बात समझे। जैसे आप सुने होंगे नाम स्क्रू रूल, है ना, वो भी इसी को डिसाइड करने के लिए बनाया गया। लेकिन सबसे लिबरल और आसान जो है उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। और यहाँ वो बात हम लिखे हुए हैं, केवल समझाना है आपको, है ना।
तो ये जो डिसाइड होगा कि इधर होगा कि इधर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर ये बात हम सीधा सीधा आपको लिख देते हैं, और वो ये बात कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिखे हैं, आप चाहें तो वेक्टर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हुज डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड पर बहस हो चुका है, हुज डायरेक्शन is always perpendicular to the plane formed by किसके द्वारा बनाया गया? formed by, बनाया कौन? वेक्टर ए एंड बी, फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी जो प्लेन बनाया, उसी प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ए और बी जो मिलकर बनाया, उस पर वो परपेंडिकुलर होता है। कभी कभी ये भी पूछ दे कि नॉर्मल, ये जो एन कैप है क्या है? तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और मतलब ये हो गया कि ये परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर का हम लोग डायरेक्शन बता चुके हैं कि परपेंडिकुलर रहेगा तो या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जाएगा, चूंकि ये दोनों तो ऑलरेडी प्लेन में है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जाएगा तो उसको एन कैप डॉट कहिएगा, एन कैप आपका डॉट हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव एक्सिस में जाएगा तो एन कैप क्रॉस हो जाएगा। तो देयर आर टू ऑप्शंस कि डॉट होगा कि क्रॉस होगा, और उसको तय करेगा कौन? उस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाय ए बी एंड डिसाइडेड बाय कौन बाबू? राइट हैंड थंब रूल। किससे डिसाइड होगा? राइट हैंड थंब रूल से, नहीं, डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। और वही राइट हैंड थंब रूल यहाँ हम आपको लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये बात आप समझ गए। तो फाइनली अब आप समझ सकते हैं कि या तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट मैग्नीट्यूड में रहेगा तो ये लगाएंगे, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में होगा तो ये लगाएंगे, ठीक है ना? यही दो विकल्प आपके पास होगा, ठीक है ना? अब आपको डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा डिस्कशन जो है वो लगभग कंप्लीट है, और यहाँ पर केवल डायरेक्शन पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आप समझ गए? मैग्नीट्यूड अगर प्रॉब्लम आपको आए तो या तो मैग्नीट्यूड वाले प्रॉब्लम आएंगे, और नहीं तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन वाले आएंगे। अभी डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न है, ये दो ऑप्शंस आ गया है, ये क्रॉस वाला एक डॉट वाला। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इतना आपको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्शन डॉट होगा कि क्रॉस होगा, ये तो पता है कि वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा? डॉट के साथ। चूँकि परपेंडिकुलर के दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक या तो ऐसे रहेगा तो उसको आप डॉट कहिएगा, और अगर ये प्लेन के अंदर रहे तो इसको आप क्रॉस कहिएगा, ठीक है ना? तो अब हमको ये सोचना है कि डॉट कौन है और क्रॉस कौन है, और वो डायरेक्शन डिसाइड कैसे करेंगे। राइट हैंड थंब रूल वो हेल्प आपको करने के लिए तैयार है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको हम फिर हटाते हैं और इसी से जोड़ने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब फिर यहाँ आप सेंट्रलाइज हो जाइए। जैसे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हम कहें एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, डॉट और क्रॉस दोनों आ गया है इस ऑप्शन में। यहाँ पर ये तय होगा किसके द्वारा? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, और राइट हैंड थंब रूल यहाँ लिखे हुए हैं, इसको हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। आपको समझना ये है कि जब ऐसा सिचुएशन हो तो अब डॉट वाला सही होगा कि क्रॉस वाला, इसको डिक्लेयर करेगा कौन? राइट हैंड
थंब रूल, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल का पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, आपके जो राइट हैंड है उसमें आप फिंगर पूछा जाए कि हाउ मेनी फिंगर इन द राइट हैंड, आप कितना बताएंगे, 4, केवल 4। एक जो है वो थंब होता है, ठीक है ना, फिंगर 4 ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहें द 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड, ठीक है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। अभी ये तय करना बाकी है कि फर्स्ट वेक्टर क्या है। ए क्रॉस बी अगर दे दे बाबू, नहीं तो इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन होगा, बी की ए, तो आप कहेंगे फर्स्ट ए होगा, बी को आप सेकंड वेक्टर कहेंगे, है कि नहीं। और इसी को अगर पलट दें हम तो आप कहेंगे कि वही वेक्टर बी डॉट ए हो जाता है, तो बी आपका क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर, और ए आपका क्या हो गया, सेकंड वेक्टर। तो दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द वेक्टर, वो डिसाइड करेगा कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। तो लिटिल कन्फ्यूज होता है बच्चा, केवल फर्स्ट वेक्टर हम लोग कह दे तो इसमें थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन होता है। आप क्लियर हो गए कि फर्स्ट वेक्टर जिसका लोकेशन फर्स्ट पर होगा उसको फर्स्ट वेक्टर कहेंगे। अब यहाँ तय करना है आपको कि ये निकालना है डायरेक्शन कि ये निकालना है। अगर आपको इसका डायरेक्शन चाहिए तो द 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। आप इस डायग्राम को कॉपी पर ज़रूर बना लीजिए, पेन रखिए, और जैसे हम हाथ को इशारा करते हैं उस तरह से मोड़ने का आप प्रयास करिए, ठीक है ना। तो आप ये समझिए, जैसे आपके सामने ये वेक्टर ए है, तो अपने राइट हैंड के 4 अंगुली आप ले लेंगे, ध्यान रखिए 4 अंगुली, और वो फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग रखिए अगर वेक्टर ऐसे है तो। सेकेंड वेक्टर आप देख पा रहे हैं फिगर में, इस प्रकार से है ना, बात समझिए। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर और ये आपका सेकेंड वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग 4 अंगुली रखना है, तो आपके पास ऑप्शन कितना है, एक ऐसे भी ऑप्शन है, एक ऐसे भी ऑप्शन है, एक ऐसे भी ऑप्शन है। आप खुद हाथ मोड़ते जाइएगा मेरे साथ, एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और एक चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन वो चारों ऑप्शन में कोई एक ही सही होगा। आप समझना है कि कौन सा सही होगा, तो आप वही ऑप्शन सही होगा जो कि सेकेंड वेक्टर के लॉन्ग अपने फिंगर को मोड़ सकता है। जैसे आप ऐसे रखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये सेकेंड वेक्टर के लॉन्ग आपका फिंगर नहीं मुड़ रहा है ना। लेकिन जब ऐसे रखते हैं तो आप देखिए सेकेंड वेक्टर के लॉन्ग फिंगर मुड़ रहा है। तो हमेशा द 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। और वो आपको ध्यान देना है कि उस मोड में रखना है जिससे कि 4 फिंगर कर्ल टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर, ठीक है ना, कर्ल्ड कर सकते, मोड़ सकते हैं। तो यहाँ सिचुएशन यही है, तो यही राइट चॉइस है, ऐसे मोड़िए। तो देखिए फर्स्ट यहाँ लिखे हुए हैं द 4 फिंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड ऑप्शन में है द 4 फिंगर कर्ल्ड बाय ए स्मॉलर एंगल, नहीं टुवर्ड्स क्या, सेकेंड वेक्टर। छोटा एंगल जो बन रहा है, तो छोटा एंगल तो यही है, ये वाला जो एंगल बनेगा ये 180 माइनस थीटा, बहुत बिग एंगल हो जाएगा। तो आपको स्मॉलर एंगल पर मोड़ना है, तो आप देखिए ऐसे मोड़िएगा। थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। और थर्ड स्टेप वही है, द थंब गिव्स द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो फिर हम डायग्राम को बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग 4 फिंगर को रखिए, सेकंड वेक्टर के लॉन्ग मोड़िए, थंब ऊपर गया, इसलिए डायरेक्शन जो हो गया ए डॉट बी का क्या होगा, क्रॉस होगा, सॉरी डॉट होगा, है ना, क्योंकि थंब किधर गया है, ऊपर, और ऊपर को आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना। थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकाल के देखिए। अब 4 फिंगर आपको रखना है बी के लॉन्ग, तो बी आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये बी है ना। कोई लड़का ऐसे रख देता है, तो ऐसे रखेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको इस प्रकार से रखिए, है ना, और इसको मोड़िए। तो देखिए तो बी क्रॉस ए किधर गया, अंदर की तरफ, तो ये अंदर गया। तो ये क्रॉस बी भी क्लियर हो गया, बी क्रॉस ए भी क्लियर हो गया। तो अब आप समझ गए, जहाँ डॉट और क्रॉस यही 2 डायरेक्शन आएगा, इसी तरह समझना है आपको। अब मान लीजिए बहुत सारा एग्जाम्पल पूछा जाता है ना, कि डॉट क्रॉस, मैंने आप बताइए कि डायरेक्शन डॉट है कि क्रॉस है। तो अब इस सहायता से आप निकाल सकते हैं। सब में राइट हैंड थंब रूल ही लगता है, ठीक है ना। देयर आर सम
हम लोग एक बात और करते हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि डायरेक्शन निकालने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड यही होता है और ये दो फार्मूला यूज होता है। वेक्टोरियल फॉर्म में होगा तो ये यूज़ होगा और स्केलर फॉर्म में होगा तो ये यूज़ होगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको समझना है। अब हमारा बारी है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे जिससे कि आपको डायरेक्शन निकालने में कोई कष्ट नहीं हो, आसानी से निकाल सके, ठीक है ना। तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि डायरेक्शन में आपको कभी दिक्कत नहीं हो। वही राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, FM = Q × V × B। ये आपको दिया गया कि FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, Q आप समझ सकते हैं चार्ज है, V वेलोसिटी है और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और आप डायग्राम देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो क्रॉस के मोड में है। और क्रॉस का मतलब क्या, निगेटिव जेड एक्सिस। तो आप ये सोचिए ये निगेटिव जेड एक्सिस में है, V जो है ये वो एक्स एक्सिस में है। तो इसी दोनों का प्रोडक्ट का जिधर डायरेक्शन होगा FM उधर ही होगा। तो आप देख लीजिए इसका डायरेक्शन किधर है। तो पहला वेक्टर इसमें क्या है, V है। फर्स्ट वेक्टर आपका V है और फर्स्ट वेक्टर के अलोंग 4 अंगुली रखना है, सेकेंड वेक्टर के अलोंग मोड़ना है। तो फर्स्ट वेक्टर आप देख पा रहे हैं ये है और सेकेंड वेक्टर भी आप देख पा रहे हैं कि ये है। तो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग 4 अंगुली रखे और सेकेंड वेक्टर के अलोंग मोड़े। थंब किधर गया दोस्त, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। और जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा तो ये चार्ज नो डाउट इस तरह से मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है। अभी से आप समझने का प्रयास करिए। अगर इसमें आते हैं तो देखिए ये आगे की तरफ है ना, और फील्ड किधर है, ऊपर। तो आप B के अलोंग हाथ रखिए और B के अलोंग मोड़िए, ये ऊपर की तरफ है। मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा, नीचे। तो नो डाउट FM नीचे लग रहा है। तो FM जब नीचे लगेगा तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल नीचे मूव कर जाएगा, है ना। तो ये समझ में आया। तीसरा एग्जाम्पल लिखें, इफ ए वेक्टर ए प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर B टुवर्ड्स ईस्ट। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ज़मीन से ऊपर फेंका जा रहा है। तो पहले आप ज़मीन बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम ज़मीन बना दिए, ये ज़मीन का है। और ज़मीन पर जब अभी आप हैं तो इधर क्या लिखते हैं, ईस्ट, इधर ईस्ट ना, और इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, और इधर क्या, साउथ। नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। आप ज़मीन पर खड़े हैं, वर्टिकली अपवर्ड किसी को फेंक रहे हैं, ज़मीन से किधर, ऊपर। तो ज़मीन से ऊपर A को फेंका जा रहा है। ऊपर फेंकेंगे ज़मीन पर खड़ा होके तो ये जेड एक्सिस में जाएगा, ये A हो गया। और B कह रहा है किधर है, ईस्ट की तरफ। यहाँ से आप ये कहिए B किधर है, ईस्ट की तरफ, है ना। ये वेक्टर A है, डॉट वाला जो हिस्सा दिखाया है ना वो वेक्टर A है, और जो आगे की तरफ जा रहा है ये वेक्टर B है, ईस्ट के तरफ, है ना। अब आपको निकालना है A क्रॉस B। सिचुएशन बड़ा क्लियर है, A डॉट है, ऊपर की तरफ है, B आगे है। अब आप ये समझ लीजिए A क्रॉस B निकालिएगा तो क्या आएगा, A क्रॉस B चाहिए ना। तो A तो इस प्रकार हो गया और B इधर है। A क्रॉस B किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। यानी डायरेक्शन A क्रॉस B का किधर आ जाएगा दोस्त, नॉर्थ की तरफ। ये लॉन्ग नॉर्थ वाला आंसर जो है वो सही होगा, दैट इज C, ठीक है ना। तो यही सब टेक्निक होता है डायरेक्शन निकालने का। अब एक पार्ट और है क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज के बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं दोस्त प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज बड़ा सिंपल है, आप इसको याद रखिएगा और बहुत आसानी से प्रॉब्लम बनेगा इस पर, है ना। पहला प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
और जल्दी नाम बताइए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? पहले पढ़ा चुके हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। आपको भी पता होता है आई कैप किधर होता है, जे कैप बताइए किधर होता है। तो आप कहते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप होता है ना बाबू। इधर आई कैप कहते हैं, इधर आप क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, ठीक है ना। और इधर जो आते हैं जेड के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग जे जेड के लॉन्ग आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप, है ना। तो ये आपका के कैप हो गया। और आपको भी पता है कि आई कैप हो, जे कैप हो, है ना, और साथ में के कैप को डॉट भी आप दिखा सकते हैं। और आई जे के तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये आपको जानकारी है, ठीक है ना। अब देखना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग चेक करने जा रहे हैं आई क्रॉस आई का, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है आई क्रॉस आई। आप ध्यान दीजिए तो आप लिखते क्या है, मोड आई, है ना, मोड आई। और यहाँ आई और आई के बीच का एंगल कोई पूछे तो क्या बताएंगे, सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है दोस्त, 0। तो यहाँ हो जाएगा साइन कितना, 0 इंटू एन कैप। और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो नो डाउट आई क्रॉस आई आप इसको 0 वेक्टर कह दीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिमिलैरिटी है, जे क्रॉस जे भी 0 वेक्टर हो जाएगा, के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। आप चाहें तो 0 भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर इसलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट है, हमेशा वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब जो आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ वो है आई क्रॉस जे। कोई कहे इसका आप बताइए वैल्यू। तो आई और जे के बीच का एंगल तो आपको दिख रहा होगा, कितना डिग्री नज़र आ रहा है, 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे क्या लिखिएगा, मोड आई मोड जे, और दोनों के बीच का एंगल कितना, साइन 90, है ना। और आपको भी पता है इसके बाद एन कैप देना है। नहीं दोस्त, अब यहाँ आपको भी समझ में आ रहा है कि आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, 90 का वैल्यू 1 है। एन कैप पर कहानी फंस गया और वो उससे निकलने का राइट हैंड थंब रूल बताए हैं। और क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग 4 अंगुली रखिए और सेकंड वेक्टर के लॉन्ग मोड़ दीजिए। तो आई क्रॉस जे निकालिएगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर गया तो आप क्या कहेंगे, ऊपर गया तो के कैप ना, यहाँ तो के कैप है, इसलिए एन कैप का वैल्यू हट जाएगा के कैप, और ये आई क्रॉस जे का वैल्यू आएगा के कैप, ठीक है ना। उसी प्रकार जे क्रॉस आई निकालिएगा तो जे के लॉन्ग हाथ रखिए, आई के लॉन्ग मोड़िए, अंदर चला जाएगा। तो जे के लॉन्ग हाथ रख के आई के लॉन्ग मोड़े, तब ये आ जाएगा माइनस के कैप अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो ये आई क्रॉस जे का वैल्यू हो गया। कोई कह दे जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, तो आप भी समझ रहे हैं उसी तरह का कार्यक्रम होगा, ठीक है ना। और इसको जे क्रॉस के, तो जे ऊपर है और के इधर है, तो जे क्रॉस के मोड़िएगा तो आई के लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए इसको आई कैप कहेंगे, ठीक है ना। और कोई ये भी कहता है कि के क्रॉस जे बताइए, तो आप इसको बोलिएगा क्या, माइनस आई कैप। आप हाथ मोड़ के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला रह गया के क्रॉस आई। ये कोई कहे कितना होगा, तो के क्रॉस आई भी आसान है। के लॉन्ग हाथ रखेंगे, आई के लॉन्ग मोड़ेंगे तो के ऊपर की तरफ है, आप समझ पा रहे हैं, ये डॉट है। आई के लॉन्ग मोड़िएगा तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर, तो के क्रॉस आई जे कैप हो जाएगा। और अगर आई क्रॉस के निकालेंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो यही टेक्निक है। और इसको आसान बनाने के लिए यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको भी आप लगा सकते हैं, इसमें और क्लियर होगा, लेकिन ये केवल आई जे के पर ही लागू होगा, इस बात का ध्यान देंगे। इसमें क्या है, तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ मान लेते हैं आई है, आई,
यहाँ मान लिए कि जे है और यहाँ मान लिए कि के है। अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नो डाउट इसको एंटी क्लॉक कहिएगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको क्या बोलिएगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लिखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लिखिएगा। तो देखिए बड़ा आसान है। अब अगर आई क्रॉस जे लिखते हैं, ठीक है ना, जे क्रॉस के लिखते हैं, के क्रॉस आई लिखते हैं, तो क्या आएगा आप सोचिए। यहाँ आई क्रॉस जे, क्लॉक एंटी क्लॉक चल रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव लिखिएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, है ना। और ठीक किसी को उलाट दीजिएगा, ठीक है ना, तो निगेटिव में आ जाइएगा। देखिए आप उलाटते हैं, हम लिखते हैं जे क्रॉस आई, तो जे के लॉन्ग जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ऐसे चल रहे हैं ना इसके साथ, तो माइनस के, ठीक है ना। आप ऐसे चलिएगा यहाँ तो कहिएगा के क्रॉस जे क्या होगा, तो के क्रॉस जे देख सकते हैं माइनस आई। और कोई कहे कि यहाँ आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई क्रॉस के ऐसे चल रहे हैं तो माइनस जे, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, आप इसको याद रखेंगे। सिमिलर में ये 0 हो जाता है, ठीक है ना। और आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा, तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है ना। और नहीं याद हो तो ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, ऐसे अधिकांश टीचर इसी को बताते हैं। लेकिन ये आई जे के में ही वैलिड है, दूसरे में ये फेल हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जो राइट हैंड थंब रूल बनाए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को टारगेट करके बताया गया, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गए। तो ये बात हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड नंबर के प्रॉपर्टी पर। तो सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको आप लिख दीजिए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है ना बाबू। और वेक्टर बी का वैल्यू लिख दीजिए बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है ना। अब कोई कहे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए ए क्रॉस बी, तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। और यहाँ करेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, पहले इसको ले लीजिए, इस तीनों में कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट 0 कर देते हैं। फिर आई और जे ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आप देख लीजिए के आया है तो आप के कैप कह दीजिए। उसी तरह यहाँ आई को इसके साथ ले लीजिए तो ए एक्स बी जेड हो जाएगा, है ना। और यहाँ है आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के देख रहे हैं माइनस जे कैप है तो माइनस जे कैप कह देते हैं। उसी तरह जे वाला आप ले लीजिए, तो यहाँ जे और आई में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए वाई बी एक्स, नहीं तो ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। और यहाँ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है माइनस के कैप, है ना दोस्त। उसी तरह जे क्रॉस जे, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के का वैल्यू देख लीजिए तो आप लिखिएगा ए वाई बी जेड, और जे क्रॉस के का वैल्यू आपके सामने है, जे क्रॉस के क्या आ रहा है, आई कैप, है ना। उसी प्रकार लास्ट टर्म के पास चलते हैं, ये वाला हो गया के क्रॉस आई, यहाँ ए जेड बी एक्स हो गया, ए जेड बी एक्स। और के क्रॉस आई आप देख सकते हैं के क्रॉस आई का वैल्यू जे कैप है, तो यहाँ जे कैप कहिए, प्लस यहाँ पर अब के क्रॉस जे है तो ये है ए जेड बी वाई, और के क्रॉस जे निकालिएगा, के क्रॉस जे कहाँ पर दिख रहा है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, और लास्ट टर्म के क्रॉस के है, ये 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो सिचुएशन बना वो आप अरेंज करिएगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें आप पढ़िएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना, और उतना बात आपको याद रखना होगा। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आपको एक सिंपल टेक्निक बता देते हैं और उसी को याद रखिएगा। ये केवल बता दिए कि ऐसे भी बुक में दिया हुआ है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको निकालने में, बट इसको मेमोराइज नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है। याद जिसको करना है वो डिटर्मिनेंट मेथड वाला याद करिएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से बनेगा भी। तो आप उसी को याद रखेंगे और वो मेथड यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो ये बात आप समझ गए। अब इसको हम बोले हैं कि आपको याद नहीं रखना है, ये बना तो दिए लेकिन इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। इसको आप याद रखिएगा तो कन्फ्यूज़न हमेशा होगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि अगर ए बराबर दिया है ए एक्स बी एक्स, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, है ना बाबू, और बी बराबर दिया है क्या, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो आप इसी को याद रखिएगा। क्या करते हैं हम लोग, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो इसको इत्मीनान से डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं आई जे के, ऐसे लिखेंगे। और पहला वाला ए एक्स था, ए वाई था, ए जेड था, लिख दिए, और दूसरा वाला बी एक्स था, बी वाई था, बी जेड था, इसको लिख दिए। आप इसी को याद रखिएगा, इत्मीनान रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पर एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो क्रॉस प्रोडक्ट में आप करना चाहते हैं, इस मेथड से, डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। हालांकि यहाँ उससे बहुत ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। यहाँ हम ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आप चुटकी बजाने के साथ ही इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए उस मेथड को थोड़ा सा हम बता दें, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसके बाद दो तीन और इसका प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, तब ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। का ए क्रॉस बी निकालिए, बहुत आसान है। ए क्रॉस बी का हम कॉन्सेप्ट बताए ना बुआ, क्या बताए, डिटर्मिनेंट वाला मेथड। आई जे के रख दीजिए, जैसे यहाँ रखे हुए हैं, तो आई जे के हो गया। फिर ऊपर वाला वैल्यू रख दीजिए 2 3 4, ठीक है ना, और फिर नीचे वाला वैल्यू रख दीजिए 5 2 3। कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। देखिए, ए क्रॉस बी, पहले आपको क्या लेना है, आई, और इसके साथ प्लस लेना है, ध्यान रखिए। इसको जब लीजिएगा तो माइनस लीजिएगा, फिर इसको लीजिएगा तो प्लस लीजिएगा, यही बात आपको समझना है। दोनों साइड प्लस, बीच में माइनस, या ये कहें कि प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है ना। तो अब जब प्लस आई को लिए यहाँ, ठीक है ना, तो वो रो प्लस आई वाला दोनों लाइन जो है, दो लाइन बन रहा है, एक लाइन दो लाइन, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो जहाँ इसको आप लिए तो इसके पूरे लाइन को आप ख़त्म कर दीजिएगा। तो ये पूरा लाइन अगर ख़त्म हो गया है ना, तो आप बचा कितना, 3 4 2 3, है ना। और उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ 3 4 बच गया और 2 3 बच गया, ऐसे रख दीजिए। इसको माइनस जे, इसके लाइन को समाप्त कर दीजिए, तो एक लाइन ये समाप्त, एक लाइन ये समाप्त, ठीक है ना। या फिर ये कहें कि जब इसको आप लेंगे तो ये वाला लाइन गायब हो जाएगा, 2 5, तो बचाइए। जब इसको लिए आप तो ये वाला लाइन गायब करिएगा, तो 2 5 बचेगा, 2 5, और इधर क्या बचेगा, 4 3, ठीक है ना। प्लस के को लीजिएगा दोस्त, तो क्या बच जाएगा, देखिए प्लस के को लीजिएगा तो ये लाइन गायब हो गया, तो बचा क्या, 2 5 3 2, 2 5 3 2। अब कुछ करना ही नहीं है, सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब राइट से आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 3 9 हो गया, ये 3 गुने 3 9, और 2 गुने 4 8, तो
तो 9 में से 8 गया, कितना बचा 1, तो 1 आई कैप हो गया। इसमें आ जाइए तो 3 दूना 6 और 5 के 20, 6 में से 20 गया -14 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 14 जे कैप हो गया। इसमें आ जाए तो 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15, तो 15 में से 4 गया, 4 में से 15 गया तो 11 बच गया, तो -11 आप लिख दीजिएगा, -11 के कैप। बस हो गया आंसर। तो बहुत आसान है, इस तरह के प्रॉब्लम को आप बनाएंगे। कभी कभी आपको ऐसे भी दिया रहता है, जैसे मान लीजिए A बराबर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप और B बराबर दे दिया 4i कैप प्लस 5k कैप, ऐसे दे दिया। अब देखिए ऊपर वाला में k कैप गायब है, नीचे वाला में j कैप गायब है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप पहले पूर्ण लिख लीजिएगा, 2i कैप 3j कैप और इधर ज़बरदस्ती कर देंगे 0k कैप। 0 रखने से तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ 4i कैप है तो इसको 4i कैप, बीच में 0j कैप और फिर 5k कैप, और फिर आप समझ रहे हैं यही काम कर देना है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम मिले तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप दैट इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे किताब में है, आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, 3 और 4, ठीक है ना, वो और 5, 3 प्रॉपर्टी है, वो तीनों तुरंत समाप्त हो जाएगा, उसको आप देख लीजिए। तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब कम्यूटेटिव जानते हैं, A क्रॉस B, है ना, ये बराबर हो जाता है B क्रॉस A के अगर, तो इसके कम्यूटेटिव बोलते हैं। बराबर नहीं हुआ तो एंटी कम्यूटेटिव हो गया, यहाँ माइनस लगाएंगे तब ये बराबर होगा, इसलिए लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। अगर A क्रॉस B, मान लीजिए ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है ना, तो A क्रॉस B निकालेंगे दोस्त, तो A के लॉन्ग हाथ रखिए, B के लॉन्ग मोड़िए, किधर गया ऊपर की तरफ, A क्रॉस B नहीं, और अगर B क्रॉस A निकालिए तो B के लॉन्ग हाथ रखिए, A के लॉन्ग मोड़िए, किधर गया नीचे की तरफ। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, इसलिए माइनस लगा दिए, लिख दिए कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक है ना। चौथा प्रॉपर्टी में आप कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो द क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। when vectors are taken in order, ये तब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है जब वेक्टर को आप ऑर्डर में ले। जैसे A क्रॉस B प्लस C है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो देखिए ये फर्स्ट वेक्टर है तो सब में फर्स्ट ही रहेगा। A क्रॉस B, देखिए इसमें भी ये फर्स्ट ही रहा, और A क्रॉस C इसमें भी ये फर्स्ट ही रहा। इसलिए हम कहते हैं कि ये नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी हम लगाएंगे जब वो ऑर्डर मेंटेन करता हो। ऑर्डर उलाट दीजिएगा, जैसे यहाँ B क्रॉस A करते तो गलत हो जाता। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये फोर्थ लॉ हो गया। फिफ्थ में आप कहिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, उसका जो वैल्यू है वो फाइनली दोनों वेक्टर पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए 5 नंबर के प्रॉपर्टी में ये बात कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर्स
जो वेक्टर दिए हुए हैं उसके प्लेन पर हमेशा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर वही फिगर हम बना रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आपको पहले से भी पता है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये मिल के ये प्लेन बनाया है ना। जैसे आप समझिए थोड़ा माध्यम से, जैसे ए और बी ऐसे ये प्लेन बना। अब ए क्रॉस बी ऐसे होगा, बी क्रॉस ए ऐसे होगा। मतलब आप कहिएगा कि ए क्रॉस बी इधर जाएगा, ये ए क्रॉस बी हुआ है ना, और ये आपका क्या हुआ, बी क्रॉस ए। बात को समझे। अब आप ये सोचिएगा कि बी क्रॉस ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो कहिएगा 90 बनाएगा। ए क्रॉस बी बी के साथ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। शक ही नहीं है। अगर बी क्रॉस ए कोई कहे बी के साथ कितना बनाएगा, हम कहेंगे फिर 90 बनाएगा। और ए क्रॉस बी ए के साथ कितना बनाएगा, तो ये भी 90 बनाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। सीधा मतलब है, अगर ए क्रॉस बी ये है तो ये प्लेन बना, इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बी क्रॉस ए की बात करें या ए क्रॉस बी की बात करें, परपेंडिकुलर ही एंगल बनाएगा। इसलिए कभी कभी किताब में देखिएगा तो ये बात लिखा रहता है, ए क्रॉस बी डॉट ए, ये क्या होगा, तो कहिएगा 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 90। अगर कोई कहे ए क्रॉस बी और बी डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, तो कहना दोस्त क्या होगा, 0, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच का एंगल 90 है। कोई कहे बी क्रॉस ए है ना, और ए के बीच ये क्या होगा, तो कहिएगा 0 हो जाएगा। कोई कहे एक बी क्रॉस ए और यहाँ डॉट बी कर दे, तब वैल्यू क्या होगा, हम कहेंगे सब में 0 होगा, क्योंकि ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर का ये पूरा मायाजाल समाप्त हो गया, ठीक है ना। आप इसका रिवीजन करेंगे, खूब ध्यान से पढ़ेंगे। आई होप दैट कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप वेक्टर का जितना है उसको खूब बनाइए। और एक बात और दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। और एंजॉय के साथ इसको पढ़ते रहिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट वगैरह में लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू।